Good morning everyone and welcome to my channel Anthropology Club. Today we are going to discuss on the lecture will be on syllabus and also the first topic 1.1 where we would be discussing meaning of anthropology and scope of anthropology. तो आज के डिस्कशन में हम सिलेबस को समझेंगे और 1.1 जो हमारा पहला टॉपिक है उसके पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सिलेबस। मैंने पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि क्यों एंथ्रोपोलॉजी हमें लेना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और ये कैसे हमें हेल्प करेगा यूपीएससी जर्नी में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। प्लीज़ उसको इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी की क्या है, इसको आपको कैसे समझना है, क्या इसके बेसिक ओरिएंटेशन है, आउटकम क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरकनेक्टेड कैसे है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जो टिप मैं आप लोगों को दूंगी वो ये है दैट टेक द सिलेबस। ओके, सो कॉपी, सिलेबस की कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए एंड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। ओके, इससे करने से होता क्या है, जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं, उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं, आप टॉपिक से रूबरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई नो, ये टॉपिक यहाँ का है, इस पे मुझे ऐसे डिस्कशन करना है, तो आप उसको बेटर समझ सकते हैं और बेटर उसको पढ़ सकते हैं। सो यू नीड टू हैव ओवरऑल व्यू पॉइंट ऑफ द टॉपिक। हर एक टॉपिक के ऊपर आप चाहो तो उसके ऊपर 150 वर्ड्स के कुछ आप अपने नोट्स रेडी करो और ये ज़रूर देखना कि कोई भी टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में मिस ना हो, क्योंकि आप देखोगे बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स में सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है और वो सारा पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। इसमें कुछ हिडन सिलेबस नहीं है, ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में कि आप देखोगे कुछ टॉपिक बताया है और वो सब इस पर डिस्कशन में रहेगा। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए इन सारे टॉपिक्स में तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, और दूसरी टिप मैं ये दूंगी, ट्राई टू हैव डायग्राम्स। आप डायग्राम्स बनाइए, डेफिनेशन समझिए और केस स्टडीज़ भी इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिलेबस बहुत क्रिस्प है, स्मॉल है, मैनेजेबल है और आपको चाहे बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन पहले से है, हिस्ट्री की है, सोशियोलॉजी की है, कोई भी आप किसी भी फील्ड से, चाहे साइंस या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी जो भी नॉलेज है वो ज़रूर हेल्प करेगी आपको एंथ्रोपोलॉजी में। कुछ टिप्स मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी। स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। वेट मत करिए कि प्रिलिमिनरी क्लियर होगा उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। इंटरव्यू के लिए भी वेट मत करिए कि मेंस क्लियर होगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी को आप अपने, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिर्फ आपको सिलेबस ही कवर अप नहीं करना होता है, इसमें आपको एक्सेल करना है। आप सोचिए ना, 250 प्लस 250, ठीक है, 500 मार्क्स में तो सारी कहानी पलट जाएगी। तो कैसे हम अपने ऑप्शनल्स को ना समझें और ना इस पे टाइम दें। तो जितनी आप प्रिपरेशन करते हैं अपने यूएस की, अपने प्रिलिमिनरी को, और एंथ्रोपोलॉजी का तो प्लस पॉइंट है कि आपको रिलेट करते हुए पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन में टाइम टेबल सोच समझ के बनाइए, गोल्स ओरिएंटेड बनाइए, छोटे छोटे प्लानर्स रखिए। उसमें आप कहिए कि ठीक है मुझे 1 मंथ तक ये टॉपिक कवर अप कर देना चाहिए, ये टॉपिक कवर अप। तो किसी दिन मैं आपको एक वीडियो भी बताऊंगी कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। लार्ज गोल्स के लिए स्मॉलर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहावत आपने कभी सुनी होगी कि फतेह किला फतेह करने के लिए आप आज क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके टूल्स कितने शार्पन है, आपकी लड़ाई जब आप करने जाते हैं तो आपकी जो तलवार है वो कितनी शार्प है, वो डिसाइड करेगी कि आप बैटल में क्या करने वाले हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है हमारी एंथ्रोपोलॉजी की, जो हमारा सिलेबस है, यही हमारा टूल है। इसी को हमें बहुत अच्छे से समझना है और ऐसे समझना है कि हम जिस दिन मेंस लिखेंगे तो उस दिन हम ज़रूर हाईएस्ट मार्क्स लेके आए। और ऐसा करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यूपीएससी की आप हिस्ट्री देखिए, बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ
पास ही नहीं होते, टॉप भी करते हैं। ठीक है, उनकी जर्नी एक अलग होती है, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ कि जो लोग फर्स्ट उसमें टॉप कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रिविलेज ज़रूर होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप से मेहनत ज़रूर करते हैं, उनके अंदर एक गोल ओरिएंटेशन ज़रूर होता है और वो डिफरेंट ज़रूर होते हैं अपनी अप्रोच में। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और से, दूसरे सिचुएशन से। दूसरों की सिचुएशन बहुत अलग है, आपको सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। डे बाय डे अपने आप के लिए वर्कआउट करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, उन लोगों को छोड़ दो जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, जो आपको आपकी गोल से दूर करते हैं। ठीक है, ये एक सजेशन था। नाउ लेट्स जस्ट सी सिलेबस। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस जो है डिवाइडेड इनटू द कुछ हेडिंग्स में है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट, रिलीजन, विलेज, लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल माइनॉरिटी, सोशल कल्चरल चेंजेस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च रिलेटेड टॉपिक्स हैं एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है। तो देखा आपने मैंने क्या किया है, मैंने इस स्लाइड में आपको ये समझाया है कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से अब क्या हुआ, मेरे पास एक 6 ब्रांचेज आ गई, मुझे 6 हेडिंग्स पता चल गई है। ठीक है, फर्दर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम समझेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, दोनों ही चीज़ एक चीज़ है। अब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं अडेप्टेशंस, कैसे लोगों ने, कैसे ह्यूमन बींग्स ने इवॉल्व किया, अपने आप को अडेप्ट करा इन्वायरमेंटल चेंजेस से। जियोलॉजिकल स्केल में आप देखोगे कि जो प्लास्टोसिन और होलोसिन पीरियड है वहीं पे ह्यूमन काइंड इवॉल्व हुए। तो कैसे जब चेंजेस आ रहे थे, पैलेओलिथिक स्टेज में हम आइस स्टेज में रहते थे, तो कैसे क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, दैट वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लेकिन किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पे भी आ रहा है और हम उस पर अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, लिविंग इन द फॉसिल रिलेटिव्स, बिकॉज अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड है, ट्रेडिशनल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से ही आ रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा एक एडवाइस करूँगी, इस पोर्शन को वेट भी मत करो किसी भी टीचर के पढ़ाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फैक्ट्स बेस्ड पेपर्स हैं, इस पे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको इवोल्यूशन को जल्दी से रीच करना है क्योंकि आप लोग सब 12th क्लास या ग्रेजुएशन 12th पास तो होंगे ही अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप छोटी क्लास में हैं तो ठीक है, थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, आप फिर समझ सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको सिर्फ मैं समझा सकती हूँ या टीचर आपको समझा सकता है, वो आपको याद खुद करना पड़ेगा। बाकी चीज़ जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, आपकी जो प्राइमेटोलॉजी में जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फॉसिल एविडेंसेस, ये आर्कियोलॉजिकल, ये सारे जो फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी में, मेडिसिन एंथ्रोपोलॉजी जो है, फोक एंथ्रोपोलॉजी जो है, उसमें तो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को समझने की बहुत ज़रूरत है, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, सोसाइटी क्या है। लेकिन बायोलॉजिकल का जो पार्ट है वो मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग अभी से उसको पढ़ने लगिए। मैंने 2 बुक्स आपको बताई थी, SCRT जो बुक है क्लास 11, केरला बोर्ड है क्लास 11 एंड क्लास 12, इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। आप उसमें से भी अगर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं, ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स कि आपका बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी कवर हो जाएगा। पी नाथ बुक जो मैंने सजेस्ट भी करी है आपको पिछले लेक्चर में, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक रीडिंग कर सकते हैं। आप डिजिटल बुक्स बहुत आपके कोई सीनियर होंगे, डिजिटल होंगे, उसको खरीदिए मत, आप डिजिटल उसमें आप कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, कुछ सिलेबस को क्रिस्पी करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझना है कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मिनिमाइज़ करना है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, प्राइमेटोलॉजी वाला पार्ट है, फाइलोजेनेटिक कंडीशंस क्या रहे थे, कहाँ से नमोपैथिकस, और ये जो फॉसिल एविडेंसेस मिले थे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना होगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पे इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं कि इससे क्या लीड होता है, तो ये सारी चीज़ें तो आपका थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड है। ओके, तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, उसको खुद से कवर अप करने की भी कोशिश करिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए।
सो जो ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज एंड इज स्पेशली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन डाइवर्सिटी. Within the broad definition, it encompasses fields of disparate as human paleontology, evolutionary biology, genetics, comparative anatomy and physiology, primate behavior, human behavior ecology and human biology. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपको पढ़ना है क्या है. पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल एविडेंसेस है, हम किस तरीके से होमो सेपियंस सेपियंस बने, हमारे जीन्स किस तरीके से इवॉल्व हुए, कंपैरेटिव एनाटॉमी के होमिनिड फैमिली में चिंपैंजी के इस तरीके से एनाटॉमी चेंजेस थे, नियरडर्थल के ये थे, यहाँ पे बोन्स चेंज हुआ, ब्रेन स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हुआ, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं. ह्यूमन बायोलॉजी ब्रॉडली कवर द एरियाज ऑफ, तो इसमें भी दो चीज़ आप समझेंगे, एक तो ब्रॉड एक ह्यूमन पैलेंटोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और एक हम ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजिकल वेरिएशंस, किस तरीके से डिफरेंट जगह जो होती है उसमें पर्टिकुलर डिजीज़ पाई जाती है. फॉर एग्जांपल इबोला, ये कहाँ से आई है, किधर से आई है. कुछ लोगों के अंदर कुछ जगह ओबेसिटी की जैसी बीमारी होती है. तो जैसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे सिलेबस को लेके, हमें ये और समझ में आएगा. ह्यूमन इकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डेमोग्राफी, ये सारे पार्ट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ही हैं. तो लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट्स बेस समझना पड़ेगा. ये वाला जो पोर्शन है इसको तो आपको रटना पड़ेगा. डेफिनेटली आई एम सेइंग ऑन योर लेकिन ऑन योर फेस कि ये रटना पड़ेगा. लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इसमें डायनामिक है, इसमें पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, इसमें डिजीजेज इन्वॉल्व है, इसमें फॉर एग्जांपल जो हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी देखेंगे तो डिफरेंस ही है. हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, क्रोनिक इलनेस क्या है, डिजीज़ कैसे आती हैं, एरिया का क्या इम्पैक्ट है, सोशल कल्चर कैसे इम्पैक्ट है, और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, आजकल हम कैसे लोगों का बॉडी मास इंडेक्स समझ के हम समझ सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान इस स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है. किस तरीके से हम जब हायर एल्टीट्यूड में ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो हम अपने आप को अडाप्ट कैसे करते हैं. गर्मी जब हमें लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, सर्दी हमें लगती है तो हम कैसे अडाप्ट करते हैं अपने आप को. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है. लेकिन पैलेंटोलॉजी, एवोल्यूशनरी कि किस तरीके से हम प्राइमेट से ह्यूमन बींग्स आए, और प्राइमेट बिहेवियर्स, फिजियोलॉजी, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेंडेलियन और जेनेटिक्स, ठीक है, तो जेनेटिक्स में मेंडेलियन थ्योरीज जो है वो क्या है, क्या किस तरीके से चेंज हुई, कुछ थ्योरीज तो ऑफकोर्स समझनी भी होगी. तो ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको और डिवाइड कर दिया है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. तो इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि सेल्स कैसे आए, हम वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने, ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स कैसी है मैन फैमिली में, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन, कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हेल्थ से डिजीज़ है, बहुत इस पर आर्टिकल्स आते हैं, रेस एंड रेसिज्म एंड ऑल. ओके, दूसरा जो पार्ट है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का. उसमें हम समझेंगे कि कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, कल्चर कैसे सिविलाइजेशन से डिफरेंट है, कल्चर में हमको समझना होगा, ठीक है, कि है क्या आखिर कल्चर, और लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल वे में. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दूसरी एक चीज़ आपको समझना है जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं और समझते हैं, तो इसमें आपका जो जीएस का पार्ट है ना, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, वो भी कोरिलेट करना है, और आपको इसमें अपने पेपर 2 की भी प्रिपरेशन एक साथ करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करंट अफेयर्स के साथ साथ आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन एक साथ करेंगे. केस स्टडीज़ के लिए हमें कुछ 10 घंटे नहीं लगाने हैं, अपने ही इसी प्रिपरेशन में अपने आप को पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड करना है, केस स्टडीज़ के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, और ऐसे पढ़ना है कि जो चैलेंज है यूपीएससी का वो क्या है. चैलेंज तो सिर्फ वास्टनेस ही है ना, कोई रॉकेट साइंस और कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें तो नहीं पूछता है यूपीएससी, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्रिलिमिनरी हो, वही सारी चीज़ें हैं. और इसीलिए सिर्फ जो इसके आपके जो
लीस्ट क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मानी गई है कि आप ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको रिवाइज करना है और ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसको आप कोरिलेट करो। तो आप कोरिलेट करोगे तो जो वास्टनेस है यूपीएससी सिलेबस का वो ख़त्म हो जाएगा। For example, marriage. Now coming back to social anthropology, marriage, family, kinship, religion, economic anthropology, political anthropology, ये कुछ जो पार्ट है जो आपके पेपर 2 में भी डिस्कस करेंगे आप। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी है, ये ऐसे में भी आएगा क्योंकि इसमें आपको फिलोसफिकल और एपिटेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी समझनी होगी। अभी जो सेंट्रल टॉपिक्स है ये हम अपने इंडियंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। वर्ना आश्रम, caste system, impact of religion on Indian societies, what are Indian villages, linguistic, religious minorities, indigenous and exogenous process. Indigenous मतलब जो इंडिया में ही चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी क्या है, इंडियन सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ये हिंदू सोसाइटी है, तो यहाँ पे चेंजेस कैसे आए। तो जो कास्ट सिस्टम, जो वैदिक फिलोसफीज थी, हमारा जो वैदिक रिलीजन था वो आगे जाके चेंज हुआ। कैसे, बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया, फिर उसके बाद एक्सोजीनियस चेंजेस आए। एक्सोजीनियस चेंजेस कैसे, जब हमारे यहाँ यूरोपियंस आए, मुस्लिम रूल्स आए, दिल्ली सल्तनत आए, मुगल्स आए, तो यहाँ पे फिर संस्कृताइजेशन हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट से बाहर की तरफ से चेंज आए, तो इससे हमारी सोसाइटी चेंज हुई। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़, अब जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ हम पढ़ेंगे तो इसमें हम सिर्फ ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा ट्राइबल्स बाहर की भी कंट्री या वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी पढ़ेंगे, इंडिजीनियस पीपल को पढ़ेंगे। तो ये कुछ है सेंट्रल टॉपिक्स। नाउ कम अप हियर रिसर्च मेथड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फील्ड ट्रेडिशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी मेथड, कैसे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देन वी हैव थ्योरीज, कुछ थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थिंकर्स का नाम होता है कि मॉर्गन ने फैमिली के बारे में क्या कहा है, क्लिफर्ड गेट्स ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है, सेक्रेड और प्रोफेन कौन सा कॉन्सेप्ट है जो माइल्डरखाइम कह रहे हैं, मेलिनोस्की ने कूलर रिंग सेरेमनी की बात कही है, तो कूलर रिंग सेरेमनी क्या है, रेडक्लिफ ब्राउन क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, लेवी स्ट्रॉस का बाइनरी अपोजिशन क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं थिंकर्स के बेस पे। आपको आएगा कि एन.के. बोस ने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा है, ए.आर. देसाई ने क्या कहा है, एस.सी. दुबे ने क्या कहा है, तो ये साल्वेरियर एल्विन ने क्या कहा है, इसके बेस पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए और ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा सिलेबस में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज भी होता है। सो अब इसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको। तो द अर्लियर ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वॉज मार्क्ड बाय कॉलोनियल राइटिंग ऑफ द नॉन वेस्टर्न, बिकॉज ये वो फेज था जहाँ पे लोगों को दूसरों को कॉलोनी बनानी थी। और आप कॉलोनी कैसे बना सकते हैं किसी को, जब आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनके कल्चर के बारे में नॉलेज हो। तो इसीलिए पहले की जो एंथ्रोपोलॉजी थी या जो पहले ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी थी वो कल्चर को समझने की कोशिश करती थी, वो इंडिजीनियस लोगों को समझने की कोशिश करती थी ताकि उनको वो बेटर क्लोनाइज कर सके। ठीक है, धीरे धीरे एंथ्रोपोलॉजी चेंज हुई। फॉर इंस्टेंस पहले एंथ्रोपोलॉजी का जो डेफिनेशन था वो था दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन। नाउ आफ्टर फेमिनिस्ट इंटरवेंशन और जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड हुई, नाउ इट सेज दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, जिनमें औरतें भी आती हैं। तो किस तरीके से हमारी थ्योरीज आगे डेवलप्ड हुई है, मार्गरेट मीड का क्या कहना है, लेवी स्ट्रॉस का क्या कहना है, रॉबिन फॉक्स का क्या कहना है, मेलिनोस्की का बहुत फेमस है, और किस तरीके से एडमंड लीच क्या कह रहे हैं, मैक्स म्यूलर क्या कह रहे हैं, टेलर क्या कह रहे हैं, कैथरीन गो क्या कह रही हैं। ये कुछ थिंकर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो कि हम समझेंगे कि इनका क्या कहना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट में एडम स्मिथ से लेके पॉलिटिकल फिलोसफी भी हम समझेंगे, इकोनॉमिकल फिलोसफीज भी समझेंगे, इकोनॉमिक थ्योरी भी समझेंगे, कार्ल पॉपर ने क्या कहा है, कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस लेके आ सकते हैं, क्या थ्योरीज हैं। तो ये सारा कुछ रेलिवेंस है जो हमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में समझना होता है। ठीक है, रूट बेनेडिक्ट का क्या फिलोसफी रही है, वो उन्होंने कैसे कल्चर को स्टडी करी है। So this is what I would say, we must understand different concepts। हमें क्लियर होना चाहिए कि कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है। सो एक लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, डेवलप करूंगी, उसमें आई विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ओके, कि किस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, सो हियर दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड
एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। ये इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्ट 1 में तो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ये है। दूसरे पॉइंट्स में इंस्टीट्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, मैरिज है, फैमिली है, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशंस। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझाते हैं कि ये इकोनॉमी कैसे इमर्ज हुई, पॉलिटिक्स कैसे इमर्ज हुई, रिलीजन कैसे आया, ओरिजिन ऑफ कल्चर, बिहेवियर ऑफ पीपल, वेरिएशंस ऑफ सोसाइटी। ओके, so we have Indian anthropologists, demography of Indian population, nature of Indian tradition society, caste system, social change, village studies and all. And this is the tribal groups, problems of tribal India, forest policies, administrations and all. Okay, and then evolution हम समझेंगे, culture and physical, human culture evolution, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Iron Age, physical evolution, so study of primates, or Australopithecines, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। तो यहाँ से हम किस तरीके से इवॉल्व हुए। दिस इज द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी व्हिच आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज द सिलेबस व्हिच आई हैव फर्दर डिवाइडेड। ओके, तो ये 1.1, 1.2, 1.3 इट इज इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। देन दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस 1.5, 2.1, 2.2, 3, 3.1। ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, और ये आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। दूसरा पेपर 2 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ओके, सो दीज आर द लेसन प्लान्स। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक्स ये सारे हैं जो आप देख सकते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 8.1, 2। ओके, इस तरीके से 13 तक 13.10 ये सारे टॉपिक्स जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिवाइड होते हैं। तो 2 मेजर डिवीजन है इसमें। सो यू कैन सी, फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स। तीसरा टॉपिक है मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तीसरा ह्यूमन इवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ मैन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स, फाइलोजेनेटिक्स, कहाँ से कौन कैसे मिला, कैसे फॉसिल एविडेंसेस, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिर हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। और ये टॉपिक है हमारा मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे पहले आपको समझना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी जो डिवाइडेड है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फर्दर डिवाइडेड है ह्यूमन इकोलॉजी, बायोमेट्री एंड जेनेटिक्स। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। अब आने वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा भी आपको मीनिंग और स्कोप और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बता सकती हूँ। और समझ लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि हम ह्यूमन काइंड को होलिस्टिक वे में पढ़ रहे हैं इन टाइम एंड स्पेस। तो जब ह्यूमन बींग इवॉल्व हुए एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से लेकर जब वो ह्यूमन बींग्स बने और आज तक उसको हम समझते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हर एक वो एस्पेक्ट पढ़ता है जिस पे ह्यूमन काइंड इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ पे इंटरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। तो हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और कल्चरल एवोल्यूशन दोनों पढ़ते हैं। तो रेसिपी ऑफ साइंस एंड इट्स आर्ट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, इट डिराइव्ड इनटू ग्रीक टर्म्स दैट इज एंथ्रोपोस, ह्यूमन बींग्स एंड स्टडीज, origin and development nature of human species. So the study of anthropology weaves together the finding of both the things. ठीक है, तो हम इस प्राइमेट से ऐसे कैसे बने, तो हमने ये कैसे लेके आया, तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुए, हम कल्चरली कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, सो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन, और जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया और लिया, और फिर उन्होंने बताया कि इसी तरीके से हमारा कल्चर भी डेवलप्ड हुआ। तो एरिस्टोटल ने कहा कि एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उन्होंने डिफाइन करा एंथ्रोपोलॉजी को, वॉज डिफाइन एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैन एज द फिजिकल और मॉरल बीइंग। मतलब हम एक सिस्टमैटिक पर्सन है, एंथ्रोपोलॉजी जो है सिस्टमैटिकली स्टडी करता है, और हम भी एक सिस्टमैटिक हैं क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ते हैं, हम इंटेलेक्ट बीइंग हैं, क्रिटिकल बीइंग हैं। तो बायोलॉजिकल थिंग्स हम देखते हैं, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, एंड नॉन टेंजिबल थिंग्स जो हम नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज को हम देखते नहीं है लेकिन उसको एक्सपीरियंस तो करते हैं ना। रिलीजन को देखते नहीं है पर उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरीके से इमनुअल कांट ने डिफाइन करा है एंथ्रोपोलॉजी को इन हिज बुक कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, वेयर ही डिफाइंस एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्टडी विच डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एनिमल
origins, social as well as cultural development and progress of men. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर एक टॉपिक का कुछ जिस्ट होता है, उसको समझिए. So where it's meaning, scope and development of anthropology, ये आपको लिंक में मिल जाएगा. सो मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जब आप डिस्कस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होने चाहिए कि इस टॉपिक के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए. सो एपिटीमोलॉजिकल एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. एपिटीमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपको इसका डीप रूट पता है ना कि ये सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुआ. देन बायोसोशल नेचर, तो अगर मैंने ये बताया आपको कि हम एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजिकली कैसे इवॉल्व हुए और कल्चरली कैसे इवॉल्व हुए, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका नेचर क्या है ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है. देन कंपैरेटिव, इंटेग्रेटिव, होलिस्टिक नेचर, तो ये किस तरीके से होलिस्टिक है, ये किस तरीके से इंटेग्रेटिव है और ये कंपैरेटिव क्या है. एंड मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन. तो इस टॉपिक पे ये दोनों चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए. लेकिन ये इसके दूसरा टॉपिक भी है जहाँ पे हम रिलेशनशिप बहुत ब्रॉडली समझते हैं. कुछ थिंकर्स हम समझेंगे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को स्टार्टिंग में रिफ्लेक्ट करा, लाइक हेरोडोटस, प्रोटागोरस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टल, डार्विन, स्पेंसर एंड अदर्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे जो 2021 में आया 20 मार्क्स का, elaborate the scope of anthropology and elucidate its uniqueness, mention the major branches of linguistic anthropology. और फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी 10 मार्क्स का आया. एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे क्वेश्चन आया. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बोला कि आप एक बार दोबारा से इसको डिस्कस करें, तो मैंने ये डिस्कस किया है, इसको दोबारा से आप देखिए. तो 1.1 का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए. मीनिंग बहुत सिंपल है कि यहाँ पे हम डाइवर्स वे में दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं. नेचर क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, स्कोप क्या है और इसके और क्या डेफिनेशंस हैं. तो ये चीज़ कुछ है जो हमें समझनी है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको क्लियर करूँगी. और then I will show you that how many anthropologists have defined concept of or the subject of anthropology in a very specific manner. कौन से थिंकर्स हैं जो उसके नाम आपको पता होने चाहिए और उन्होंने क्या कहा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ब्रांचेस क्या है एंथ्रोपोलॉजी की एंड ऑल everything we are going to have discussion very soon in the next lecture. So keep watching my channel. Please like the channel, share the channel and also comment. That actually motivates me to make more videos. Thank you so much.